तो आज हम पढ़ेंगे डिफिशिएंट ऑफ डिमांड, जिसको हम न्यून मांग या मांग में कमी कहते हैं। इसके पहले हमने एक्सेस डिमांड पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि जब पूर्ण रोजगार की अवस्था में मांग एक्वायर्ड मांग से ज़्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। डिफिशिएंट ऑफ डिमांड बोलेंगे यानी मांग में कमी, या इसको हम बोलते हैं न्यून मांग। डिफिशिएंट ऑफ डिमांड refers to a situation when actual aggregate demand is less than required aggregate demand at the full level of employment in an economy। हमने ये लिखा कि डिफिशिएंट ऑफ डिमांड का मतलब ये हुआ एक्चुअल डिमांड इज लेस देन द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड। जितनी डिमांड की जरूरत है, यानी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जितनी होनी चाहिए, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे कम है अगर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, तो उसको हम बोलते हैं डिफिशिएंट ऑफ डिमांड। यहां दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, कि जो वास्तविक मांग है अर्थव्यवस्था की और जितनी मांग होनी चाहिए थी, यानी रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, उससे कम है। यानी वास्तविक अर्थव्यवस्था की जो मांग है, कुल मांग है, वह रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड की तुलना में, यानी प्लान एग्रीगेट डिमांड की तुलना में कम है। कहां पर? एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की अवस्था पर। यहां पर पूर्ण रोजगार से मतलब है उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्स हैं, वह ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हों और उसके लिए जितनी मांग होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, अगर अर्थव्यवस्था में उस मांग से अगर मांग कम है, एक्चुअल डिमांड कम है, तो उसको हम बोलते हैं डिफिशिएंट ऑफ डिमांड। और इसके कारण अर्थव्यवस्था में जो मांग में कमी, डिफरेंस, जो गैप उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब इसको एक ग्राफ से समझो। यहां पर हमने ले लिया ओ एक्स एक्सिस पर हमने रख लिया इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ओ वाई एक्सिस पर हमने रख दिया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई, ये है एग्रीगेट सप्लाई एएस, जिसको हम वाई से भी डिनोट करते हैं। वाई का मतलब होता है इनकम, और ऑलवेज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम। अब फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मान लेते हैं हम एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, हमने आर लिख दिया। रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड इंटरसेप्ट एग्रीगेट सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ ई एंड दिस इक्विलिब्रियम इज फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड अगर ई पॉइंट पर इंटरसेप्ट करते, तो यहां पर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आउटपुट होती ओ वाई एफ, पूर्ण रोजगार पे संतुलन होता, और इनकम हमारी होती ओ वाई एफ। लेकिन हम क्या पाते हैं, ड्यू टू डिफिशिएंट ऑफ डिमांड, मांग की कमी के कारण जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, वो ये है एग्रीगेट डिमांड। ए हमने डिनोट कर दिया एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। अब ये एग्रीगेट डिमांड ई पॉइंट पर, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से नीचे है। कितना नीचे है? ई एंड एफ, ई एंड एफ नीचे है। इस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप।
या इसको हम बोलते हैं डिफिशिएंट ऑफ डिमांड। अब जब मांग कम है अर्थव्यवस्था में, फुल एम्प्लॉयमेंट पर इतना मांग होना चाहिए था, एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए था, लेकिन एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पर नीचे है। एक्चुअल में हमें चाहिए था रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड EYF, एक्चुअल है FYF, यानी ये जो मांग की कमी है इसी को हम बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड या न्यून मांग। अब मांग कम है तो इक्विलिब्रियम कहां होगी? इक्विलिब्रियम की एक ही शर्त हमने बताई थी, S = I या एग्रीगेट डिमांड = एग्रीगेट सप्लाई, जहां कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे। व्हेन एग्रीगेट डिमांड = एग्रीगेट सप्लाई आर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, देयर विल बी इक्विलिब्रियम। तो अब नई जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रही है M पॉइंट पर। तो अब आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा? OY। अब इक्विलिब्रियम कहां हुई? क्योंकि M पॉइंट पर जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है M पॉइंट पर, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम इनकम होगा OY, जबकि फुल लेवल पर इनकम होना चाहिए था OYF। इसका यह मतलब हुआ यदि अर्थव्यवस्था में जितनी मांग की जरूरत है उससे मांग कम होगी तो अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर आकर संतुलन में हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी पूर्ण रोजगार से पहले अगर अर्थव्यवस्था संतुलन में है उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ऐसी अवस्था को हम किस तरह से बाहर निकल पाएंगे? सिंपल सी बात है, यह अवस्था कैसे पैदा हुई? मांग की कमी के कारण। तो अगर हम मांग को बढ़ा दें, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड = C + I + G + X - M। यानी अगर हम इसमें परिवर्तन कर दें जिसके कारण जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है बढ़ जाए तो हम इस अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से निजात पा सकते हैं, जिसको अगली क्लास में हम देखेंगे। अब यह सवाल यह बनता है कि ये जो डिफिशियंसी ऑफ डिमांड है, मांग की कमी है, वो क्यों है? उसके क्या रीजन है? तो यहां पर हम डिस्कस ये कर लेते हैं रीजन, डिफिशिएंट ऑफ डिमांड के रीजन क्या है। तो पहला नंबर रीजन ये है लेस MPC। दूसरा रीजन लेस इन्वेस्टमेंट। तीसरा लैक ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दे। चौथा मोर इंपोर्ट। फिफ्थ हो सकता है लेस एक्सपोर्ट। अगर हम देखें किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मांग की कमी है तो मांग की कमी होने के 4-5 कारण हो सकते हैं। पहला तो यह है कि क्या उस अर्थव्यवस्था में सेविंग की टेंडेंसी ज्यादा तो नहीं है। यानी अगर सेविंग ज्यादा होगी तो वहां की एमपीसी की वैल्यू कम होगी। एमपीसी को हमने बोला था एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसका मतलब यह हुआ अगर एमपीसी किसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगा तो बढ़ी हुई आय का ज्यादा हिस्सा उपभोग किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। कंजम्पशन क्रिएट्स डिमांड एंड डिमांड इंड्यूस द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट मोर मनी मोर इनकम। अगर हम ज्यादा पैसा मांग करेंगे तो निवेशक ज्यादा निवेश करेगा, निवेशक ज्यादा निवेश करेगा तो रोजगार उत्पन्न होगा और उत्पादन आय सब कुछ आगे बढ़ेगी। अगर मांग में ही कमी है, और मांग में कमी किस लिए है? क्योंकि एमपीसी कम है, लोग ज्यादा बचत कर रहे हैं, बचत ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक मांग अर्थव्यवस्था में कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होना, मैंने ये बोला कि जब अर्थव्यवस्था में मांग कम होगी तो निवेश कम होगा, क्योंकि जो निवेश है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ
इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या बाजार में उसकी मांग है या नहीं है, और बाजार में मांग होगा तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की सीमांत उत्पादकता जो है वो ज्यादा होगा तो निवेशक ज्यादा निवेश करेगा। तो किसी अर्थव्यवस्था में निवेश अगर कम है, इसका मतलब मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट वहां पर कम होगा। तो इसको बढ़ाना होगा तो हमें एमपीसी और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना, कई बार देखा जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से बचती है, खर्च करने से बचती है, अवॉइड करती है। अगर गवर्नमेंट ने सोशल एक्सपेंडिचर को खर्च करना कम कर दिया, वेलफेयर एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, तो अल्टीमेटली अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अर्थव्यवस्था में नहीं है तो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जिसके पास आय नहीं है उपभोग नहीं करेगा या कम करेगा, उपभोग कम करेगा तो कुल मांग कम होगी। मोर इंपैक्ट, अगर हम ज्यादा इंपोर्ट अगर हम ज्यादा आयात ज्यादा करेंगे तो हमें पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा तो हमारे देश की जो डिस्पोजेबल इनकम है कम होगी, और ऐसी स्थिति में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा। और लास्ट है लेस एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात का कम होना। किसी भी देश की आय उसके निर्यात पर भी निर्भर करती है। किसी देश का निर्यात एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो लोगों की स्थिति अच्छी होगी। तो हमने ये बोला कि अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो एग्रीगेट डिमांड उस अर्थव्यवस्था का कम होगा, और जिससे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम होगी और हमारा इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम पर होगा वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में होगी, यानी पूर्ण रोजगार से पहले ही अर्थव्यवस्था संतुलन में हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब कुछ निम्न स्तर पर होगा। तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को बढ़ाने के लिए, जो कि डिफिशिएंट ऑफ डिमांड की सिचुएशन में होता है, हमें क्या रेमेडी एडॉप्ट करनी होगी, यानी कैसे हम डिफिशिएंट ऑफ डिमांड से हम बाहर आएंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करेंगे।